Hello everyone. Good morning to all of you. चलिए बच्चे जल्दी से प्लीज एक बार कंफर्म करिए साउंड एंड वीडियो। उसके बाद आपका ये लाइव बैच लाइव एट होम ये फर्स्ट लेक्चर को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज एक बार जल्दी से मुझे साउंड एंड वीडियो दो चीजें बच्चे प्लीज जल्दी से मुझे आप कंफर्म करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। इस बार मेरी एडवाइस लीजिए, घर लाइए एक लुमिनस सेकेंड। फास्ट चार्जिंग इन्वर्टर। लुमिनस मेजर्ड में नो पावर कट। हाँ चलिए क्लियर है। ये बच्चे आपका फर्स्ट लेक्चर है सीए इंटर ऑडिट जो कि लाइव एट होम है। आज के इस लेक्चर में सर आप क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम अपने इस पेपर का इंट्रोडक्शन वो समझेंगे। ये पेपर आपके लिए इतना जरूरी क्यों है वो समझेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न होता है उसको समझने का अटेम्प्ट करेंगे। इस पेपर को तैयार करते हुए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम समझेंगे। देन अल्टीमेटली हम चैप्टर वाइज अपने स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके इस पेपर का इंट्रोडक्शन। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इट इज आवर पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 जो कवर करता है आपके 100 मार्क्स को। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस इट इज और पेपर नंबर 6 जो कि आपके एग्जाम में 100 मार्क्स कवर करता है। अब एग्जाम में जो 100 नंबर हैं ये किस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट होता है आपका। तो 100 मार्क्स के लिए बच्चे बात करें तो ये दो पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 30 मार्क्स के लिए एंड पार्ट बी फॉर 70 मार्क्स। 30 मार्क्स वाला जो पार्ट होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, जबकि जो 70 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका डेस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पे आपके पूछे जाएंगे। जब हम एमसीक्यू की बात करते हैं यहां पर तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वाली बात नहीं है कि आपने कोई 4 गलत अटेम्प्ट कर लिए तो 1 नंबर कट जाएगा आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमसीक्यू आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई चॉइस वगैरह यहां पर नहीं होगी। और जब मैं 70 मार्क्स के लिए बात करता हूं तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका होगा दैट विल बी करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट और इनकरेक्ट। 70 नंबर के लिए आपको कोई भी 6 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन यहां पर 14 मार्क्स का होगा। तो 14 इंटू 5 70 मार्क्स, इस तरह से आपके टोटल 70 नंबर सेट होंगे। ये एक क्वेश्चन की पूरी इस जगह पर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल रही है, 6 में से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका होगा ये करेक्ट और इनकरेक्ट बेस होगा। इसमें एक इंटरनल चॉइस बच्चे आपको मिलेगी, 8 में से कोई 7 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक पार्ट जो होगा वो 2 नंबर का होगा। अब मेरी एक एक बात को बच्चे प्लीज आप ध्यान से आप सुनना। इस पेपर में बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, जो गलतियां आपको नहीं करनी है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं और इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से कह सकते हो कि 5 से 10 नंबर बच्चे अपने एग्जाम में कम करवा लेता है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज का जो मेरा पहला लेक्चर है इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है, कॉपी पेंसिल आपको निकालनी है और इन चीजों को प्रॉपर नोट करते हुए चलना है और एक टारगेट सेट करना है कि एटलीस्ट एग्जामिशन मार्क्स मुझे इस पेपर में लेके आने ही आने हैं। 60 मार्क्स में मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं कर रहा आपके यहां पर, ये एक मिनिमम लिमिट है। ये कम से कम 60 नंबर तो मुझे इस पेपर में लेके ही आने हैं।
सर अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैं तो बोलूंगा बेटा आप 90s में स्कोर करिए, 80s में आप स्कोर करिए, लेकिन हाँ एटलीस्ट 60 मार्क्स का मुझे यहाँ पे एक टारगेट सेट करना है कि इससे नीचे तो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या क्या मुझे अप्रोच लेके चलनी है इस पेपर को तैयार करने के लिए, मैं बताऊंगा आपको कि बच्चे इस पेपर में गलतियां क्या कर जाते हैं जो कि आपको करने से बिल्कुल बचना है, वो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जब मैं बात करता हूं यहां पर करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए, तो पहला ही क्वेश्चन आपको जो 70 मार्क्स वाला सेट होगा, यहां पर आपको पहला क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट का देखने को मिलेगा। 8 में से 7 आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक पार्ट जो होगा ये 2 नंबर का होगा। लेकिन बच्चा कई बार ना 2 नंबर के लिए ये सोचता है कि 1 नंबर तो करेक्ट और इनकरेक्ट को अटेम्प्ट करने का होता है और 1 नंबर उसका रीजन देने का होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 नंबर का कोई स्टैंडर्ड बाइफरकेशन आईसीआई की ओर से नहीं है। यानी कि अगर आपने किसी स्टेटमेंट को अटेम्प्ट सही किया है, वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, लेकिन एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है आपकी, उसको आपका रीजन शॉर्ट दिखाई दिया, रीजन बिल्कुल भी लॉजिक वाला दिखाई नहीं दिया, उसको दिखाई दिया कि नहीं बच्चे ने रीजन प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उस केस में वो वहां पर आपको 0 नंबर भी दे सकता है। इस बात को लेकर कोई भी चैलेंज आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि सर हमने स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर लिया था ना, वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट तो कम से कम 1 नंबर तो मुझे यहां पर मिलना ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर 2 नंबर यहां पे स्कोर करने हैं किसी भी पार्ट पर, तो पहला तो आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही अटेम्प्ट हो, वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट और स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और उसको अटेम्प्ट करने के बाद जो आपका रीजन वहां पे आ रहा है, वो रीजन भी आपका सफिशिएंट होना चाहिए। अगर ऐसा करके आते हो तो हाँ आप 2 का 2 स्कोर करके आओगे, अदरवाइज हो सकता है कि अपनी बेवकूफी की वजह से शायद 1 नंबर आप यहां पे कटवा लें। और मैंने बच्चों की जो आंसर शीट देखी है, उसमें बच्चा कहीं ना कहीं जो आंसर देता है उसमें रीजनिंग शॉर्ट कर देता है, ये सोचते हुए कि बच्चा ये मानता है कि सर 1 नंबर का तो रीजन होता है। नहीं बेटा, रीजन 1 नंबर का नहीं है, रीजन को मैं 2 नंबर का ही लेता हुआ चलूंगा। बस कहीं पर भी रीजन अगर एग्जामिनर को शॉर्ट दिखाई दिया, प्रॉपर दिखाई नहीं दिया, तो वो वहां पर आपको 0 या 1 नंबर दे के निकल सकता है। और सोचिए बच्चे कि 7 पार्ट हैं, 14 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 7 पार्ट होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। हाँ एक इंटरनल चॉइस मुझे मिल रही है यहाँ पर, 8 में से 7 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन खुद सोचिए कि अगर 7 पार्ट में आपने कुछ बेवकूफी करी और 3-4 जगह पर रीजन पता होते हुए भी आप डिटेल में लिख के नहीं आए हैं, प्रॉपर रीजन आपने नहीं दिया, तो 3-4 नंबर बच्चा इस क्वेश्चन में अपने शॉर्ट कर लेता है। वो गलती आपको बच्चे बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन मुझे पता है 14 मार्क्स का होगा। अब इन 14 मार्क्स की कंपोजिशन किस तरह से होगी, तो वहां पर एक क्वेश्चन तो बच्चे आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर का, फिर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। यानी कि 14 नंबर के लिए आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का पार्ट 4 नंबर का, नेक्स्ट फिर 4 नंबर का होगा, उसके बाद 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन यहां पे होंगे। तो अगर आप देखें कि हाँ क्वेश्चन की रेंज आपके इस पेपर में किस तरह से जा रही है, तो एमसीक्यू मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 नंबर के लिए जो केस सिनेरियो बेस्ड आते हैं वो 2 नंबर का भी हो सकता है। तो 1 से 2 नंबर का आपका एमसीक्यू हुआ, 2 नंबर का आपका करेक्ट और इनकरेक्ट आ रहा है, और 4 नंबर के और 3 नंबर के आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर पॉसिबल है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है या 6 नंबर का आ रहा है या 8 नंबर का या 10 नंबर का, ऐसा नहीं है। हाँ इनकेस अगर आप प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर देखते हो, तो इससे पहले जो आपका ओल्ड सिलेबस हुआ करता था, तो ओल्ड सिलेबस में बच्चे वहां पर क्वेश्चन मैंने देखे हैं 10-10 नंबर के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे थे। लेकिन जब ये न्यू सिलेबस जो अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस चल रहा है, जहां पर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, तो वहां पर कोई एक सिंगल क्वेश्चन अब आपको 4 नंबर से ऊपर का देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था, अगर वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए बच्चे, पार्ट सेकंड है ये सर। पार्ट वन वो बेटा एमसीक्यू वाला पार्ट होता है, वो आपको घर के लिए नहीं मिलता है। तो पार्ट सेकंड यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, स्टेट विद रीजन
whether the following statement are correct or incorrect, answer any 7। 8 में से 7 आपको यहां पर आंसर करने हैं और इसने कहा हर एक 2 नंबर का होगा। इस तरह से 14 मार्क्स का 14 नंबर का आपका करेक्ट और इनकरेक्ट यहां पे आ जाता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चे कि इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि एक नंबर करेक्ट और इनकरेक्ट का होगा और एक नंबर उसके रीजन का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब कि एक नंबर ये मत चलिए कि रीजन लिख दूंगा तो एक नंबर मेरा मिलेगा ना, रीजन शॉर्ट रह गया तो एग्जामिनर वहां पे आपको 0 नंबर भी दे सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपको दिखाई दिया। तो अब जितने भी क्वेश्चंस यहां पर होंगे हर एक क्वेश्चन 14 नंबर का होगा और वहां पर आपको दो क्वेश्चन तो 4-4 नंबर के देखने को मिलेंगे और दो क्वेश्चन वहां पर 3-3 नंबर के आएंगे। सर क्या यहां पर इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी क्या? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको एक क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, अदरवाइज इंटरनल चॉइस आपको यहां पर नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए ए पार्ट ये 4 नंबर के लिए है, बी ये 4 नंबर के लिए है। इसके बाद सी और डी पे आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हुए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं तो अगेन 4 पार्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ए बी सी एंड डी। ए 4 नंबर के लिए, बी 4 नंबर के लिए, सी और डी ये 3-3 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ए 4 नंबर के लिए, बी पार्ट 4 नंबर के लिए। इसके बाद सी और डी को आप देखिए तो 3-3 नंबर के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें एक इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी, ए 4 मार्क्स, इसके बाद बी तो 4 मार्क्स। लेकिन आप इस बी में देख सकते हो कि एक इंटरनल चॉइस इस जगह पर आपको मिली हुई है कि या तो ये अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिए, 4 नंबर का ही होगा। इसके बाद सी एंड डी अगेन 3-3 नंबर के। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट 4 नंबर के लिए, बी पार्ट 4 नंबर के लिए, सी एंड डी ये दो पार्ट आपके 3-3 नंबर के लिए होंगे। डी पार्ट 3 नंबर के लिए और सी पार्ट ये 3 नंबर के लिए। तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चे कि आपको समझ में आया होगा और यही पैटर्न आप उम्मीद करते हुए चलिए कि आपका जो अटेम्प्ट लगेगा ये वाला, इसमें सेम पैटर्न पे ही आपको क्वेश्चन पेपर सेट होता हुआ दिखाई देगा। अब आता है कि सर इस पेपर को तैयार करने की, इस पेपर को पढ़ने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो बच्चे मेरी एक एक बात को प्लीज ध्यान से आप सुनना। आज की जो पहली क्लास है ये कहने की मैं बोलूंगा कि आपके इस पेपर की पूरी एक फाउंडेशन होगी और मेरी इस पहली क्लास में बताई हुई बातों को अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो इस पेपर में फिर से बोल रहा हूं बेटा, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस पेपर में आप कम से कम एग्जामिशन मार्क्स तो आप स्कोर करके आएंगे ही आएंगे। पहली बात देखो मेरी बात ध्यान से कि आप इस पेपर को एक थियरी का पेपर बिल्कुल भी आप नहीं मानेंगे। जैसे कोई पूछता ना कि आपसे कि बताइए कि थियरी का पेपर कौन सा है तो आप कहते हैं ईएसएसएम थियरी का पेपर है, ऑडिट एक थियरी का पेपर है ना। इस पेपर को, मेरे इस पेपर को आप बिल्कुल भी थियरी का पेपर मानने की आप गलती मत करना। यह पेपर बिल्कुल एक प्रैक्टिकल पेपर है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे ही से किया जाता है। आप खुद सोचिए बच्चे कि जब सीए बन जाने के बाद जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो सोचिए कि क्या आप वहां पर ऑडिट करेंगे या नहीं करेंगे। सीए बनने के बाद बेटा आपकी लाइफ में अकाउंटिंग का इतना बड़ा रोल नहीं होगा जितना बड़ा रोल आपके इस पेपर का होगा, आपके इस सब्जेक्ट का होगा। तो सीए बनने के बाद अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो एज अकाउंट मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर तो मैं कह सकता हूं कि यह पेपर आपके लिए इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। लेकिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं चाहूंगा कि आप बच्चे प्रैक्टिस करें और जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आप हर समय ऑडिट से घिरे हुए होंगे। कभी आप बैंक ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, कभी आप किसी इंडस्ट्री में आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, कभी आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, आप बहुत सारी ऑडिट से हर समय घिरे हुए होंगे। और आपकी लाइफ में ऑडिट के अलावा मतलब मेन रोल जो आपकी लाइफ में होगा वो ऑडिट का होगा। आपकी प्रैक्टिस में जो रिवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है वो ऑडिट से ही होता है। सर एग्जांपल देंगे भाई, अगर आप बैंक ऑडिट करते हो तो बैंक में कॉन्करेंट ऑडिट्स होती हैं और कॉन्करेंट ऑडिट में मंथली फीस अगर बच्चे मैं आपको बताऊं तो 20 से 30 हजार रुपए की एक मंथली फीस फिक्स हो जाती है। और सोचिए कि 3 या 4 बैंक की कॉन्करेंट ऑडिट्स अगर आपके पास हैं तो एक कह सकते हो कि आपके ऑफिस के जो खर्चे होते हैं ना वो आराम से आपके इन कॉन्करेंट ऑडिट से निकल जाते हैं। इसके बाद जब आपके पास बिग कॉर्पोरेट्स की ऑडिट्स आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर आपके पास ऑडिट्स आती हैं
तो एक ऑडिट की फीस 2 लाख 3 लाख ऐसी फीस आपको मिलती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो नो डाउट कि इस पेपर की मदद से आपके इस पेपर से जो आपको नॉलेज मिलने के लिए जा रही है, इसकी मदद से आप लाखों करोड़ों में खेलने के लिए जा रहे हो। और ये ऐसा पेपर नहीं हो सकता कि ऑडिट को आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आप करने के लिए जा रहे हो। ये आपको सीखना पड़ेगा। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच में इस पेपर को आप लेते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी इसको एक थियरी का पेपर मानने की आप गलती नहीं करेंगे। तो दो मैं बातें बोल रहा हूं कि ये चीज आप बिल्कुल फॉलो करेंगे। पहला, तो दिमाग से निकाल दीजिए कि ये पेपर एक थियरी का पेपर है। ये पेपर नो डाउट एक प्रैक्टिकल पेपर है। और दूसरा, जो आप सोचते हो ना कि इस पेपर में स्कोर नहीं होता, इस बात को दिमाग से निकालिए। इस पेपर में स्कोर बहुत अच्छा होता है। इस पेपर में स्कोर बहुत अच्छा होता है। तो दो चीजें दिमाग में आप सेट करो कि हाँ, कसम खाइए कि हाँ, ये दो अजम्पशंस तो सर हम लेते हुए चलेंगे। पहला, इस पेपर को हम बिल्कुल भी एक थियरी का पेपर नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अप्रोच पर फॉलो होने वाला पेपर है। और दूसरा, हम बिल्कुल ये मानते हुए चलेंगे कि हम इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस पेपर में हम आराम से, यानी कि जो टारगेट आप सोचते हो कि मैं अकाउंट में 70 और 80 मार्क्स लेके आऊंगा, सोचते हो ना। भाई अगर अकाउंट की अगर मैं बात करूं कि बच्चे बताइए आप अकाउंट में कितना स्कोर करना चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं 70 80s या 90s का टारगेट सेट करते हो ना। सेम टारगेट इस पेपर के लिए भी आपको सेट करना है। कोई अगर आपसे कहे कि यार इस पेपर में स्कोर नहीं होता, तो कहिए भाई तेरा नहीं होता होगा, बट मेरा इस पेपर में स्कोर जरूर होगा। मैं इस पेपर में डेफिनेटली एटलीस्ट एग्जामिशन मार्क्स तो मैं स्कोर करके आऊंगा ही आऊंगा। अब बात आती है कि इस पेपर को तैयार करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कि मैं कैसे इस पेपर को पढूं, कैसे मैं अपनी स्टडी को प्लान करूं, ताकि इस पेपर में मैं एटलीस्ट एग्जामिशन मार्क्स को मैं स्कोर करके आऊं। तो देखिए बच्चे, इस पेपर को पढ़ने के लिए सबसे पहला फोकस जो आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप कभी भी कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर क्या ऑडिट में कॉन्सेप्ट होते हैं? बेटा जैसे कॉन्सेप्ट आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके होते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपके इस पेपर में भी होते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। ऑडिट का पेपर प्रॉपर एक कंसेप्चुअल पेपर है। अगर आप रटने के लिए जाएंगे, रटने का मतलब कि बस थियरी मान लिया आपने, इसको देख लिया के एक पेपर पे क्या लिखा हुआ है, बस आपने उसको रटना शुरू कर दिया। अगर इस अप्रोच पे आप जाएंगे तो इस पेपर में आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। पूरा फोकस लगा दीजिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करने पे। कंसेप्ट बच्चे अगर आपका क्लियर हुआ तो सोचिए जो 30 नंबर का एमसीक्यू पार्ट है, क्या वो आपका अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्या 30 नंबर का एमसीक्यू वाला पार्ट आप अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे या नहीं करके आएंगे? डेफिनेटली इस वाले पार्ट पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके बाद जब मैं 14 मार्क्स के करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए बात करता हूं, तो बिना कंसेप्ट के, बिना कंसेप्चुअल नॉलेज के, क्या आप करेक्ट और इनकरेक्ट वाले पार्ट को अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकते हो? क्या नहीं करके आ सकते? तो सोचिए लगभग 44, ऑलमोस्ट 50% ही हो गया। लगभग 44 नंबर का आपका जो पेपर होगा आउट ऑफ 100, वो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट के बेस पर अटेम्प्ट हो जाएगा। और जो बच्चे कंसेप्ट के ऊपर फोकस नहीं करते, उनका इस पेपर में स्कोर गिरने के चांस अच्छे खासे होंगे कि वो इस पेपर में शायद पासिंग मार्क्स को भी प्रॉपरली मैनेज ना कर पाए। कई बार देखो आप, ऐसा होता है कि आपके जो सीनियर होते हैं, कि जो सपोज सीए बन चुके हैं, और वो आपको सलाह देते हैं कि यार एक काम कर, ऑडिट तो ये ना रट ले, कुछ सेलेक्टिव आपको चैप्टर्स बता देंगे कि इनको रट ले तो पास हो जाएगा। बेटा वो अप्रोच आपके पहले चला करती थी जब एमसीक्यू सिलेबस में नहीं हुआ करता था। यानी कि जब ओल्ड सिलेबस की बात करें तो वहां पे जो क्वेश्चन पेपर आपके आते थे वहां पर एमसीक्यू नहीं हुआ करते थे। तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि वो अप्रोच कहीं ना कहीं काम कर जाती थी कि आप बिना कंसेप्ट के सिलेक्टेड स्टडी करते हुए इस पेपर में कहीं ना कहीं बच्चा पासिंग मार्क्स आराम से मैनेज कर जाता था। और 40s 50s के आसपास सिलेक्टिव स्टडी करके बच्चा इस पेपर में स्कोर कर लिया जाता था। लेकिन अब अगर कोई आपका सीनियर ऐसी सलाह आपको दे, तो सिंपली उसके हाथ जोड़ लेना, बोले सर प्लीज माफ कर दो, आपका जमाने का पैटर्न कुछ और था, अब पैटर्न कुछ और है। अब जो क्वेश्चंस आपके सेट होते हैं वो प्रॉपर कंसेप्ट के बेस पर ही सेट होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी मुझे एग्जाम में देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी घुमाकर पूछी जाती है, यानी कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने के बाद
आपको जाके कहीं आइडिया होगा कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, और आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को कैच तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है इस पेपर को तैयार करने के लिए कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। पूरा फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर लगा देना। मेरी जो क्लास होगी, इस क्लास में मैं पूरा फोकस लगा दूंगा आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। एक एक चीज के पीछे लॉजिक है। मेरी किसी भी बात को आप बिल्कुल भी एज इट इज एक्सेप्ट मत करिएगा कि सर ने कहा है तो ऐसा होता होगा। मैं भी कुछ कह रहा हूंगा तो किसी न किसी लॉजिक के बेस पर ही कह रहा हूंगा। अगर स्टडी मटेरियल में कुछ बातें लिखी हुई हैं तो वो बातें ऐसे ही नहीं लिखी होंगी, उनके पीछे प्रॉपरली लॉजिक्स होंगे। तो आपको इस पेपर को पढ़ते हुए उन लॉजिक्स को समझना है, उन कंसेप्ट को आपको समझना है। कंसेप्ट के बाद अगला फोकस जो आपको करना है वो करना है कंटेंट के ऊपर, क्योंकि 30 नंबर का आपका एमसीक्यू और 14 नंबर का आपका करेक्ट और इनकरेक्ट, 44 तो आप अच्छा अटेम्प्ट कर जाएंगे अपने कंसेप्चुअल नॉलेज के बेस पर। लेकिन अब जो बाकी बचा हुआ पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर जिसको मैं बोलूंगा, वो तो अल्टीमेटली आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो वो अटेम्प्ट जब करेंगे तो आपका कंटेंट एज पर स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएआई होना चाहिए। कंटेंट को ऐसे नहीं कि बहुत सिंपलीफाई लैंग्वेज में आपने अपनी बातें वहां पर रखनी शुरू कर दी। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं लेकिन कंटेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर भी इस पेपर के अंदर आपकी जो स्कोरिंग होती है वो गिर जाती है। तो अगर मैं एक टारगेट सेट कर रहा हूं कि एटलीस्ट 60 मार्क्स मुझे लेके आने हैं, 70s या 80s मुझे लेके आने हैं, तो पहला फोकस आप करेंगे अपने कंसेप्ट के ऊपर, और उसके बाद दूसरा फोकस करना है आपको कंटेंट के ऊपर कि जो एग्जाम में क्वेश्चन लगा हुआ है उसका आंसर आपको क्या लिखकर आना है। तो कंटेंट होना चाहिए आपका एज पर स्टडी मटेरियल ऑफ द आईसीएआई। सर क्या एग्जैक्टली हम स्टडी मटेरियल रख सकते हैं? क्या स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को हम बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट करते हुए एग्जाम में लिख के आ सकते हैं? वो बेटा पॉसिबल नहीं है। तो सर फिर यहां पर कंटेंट का एज पर स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई आप क्या कह रहे हैं कि जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में किसी भी टॉपिक में पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको वही पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिख के आने हैं। लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो इनके की पॉइंट्स होते हैं, जो इनके कह सकते हो कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको रिप्लेस नहीं करने। यानी आप अपनी खुद की लैंग्वेज में स्टडी मटेरियल में जो पॉइंट्स दिए हुए थे वो आप लिख के आइए, कीवर्ड्स को बिना रिप्लेस करे हुए। बाकी सेंटेंस की फ्रेमिंग आप करके आइए। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होते हैं तो इजीली आप स्टडी मटेरियल के जो पॉइंट्स हैं उनको आप एग्जाम में बिल्कुल लिखकर आ सकते हो। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे ये कंटेंट मैं रिटेन कर सकता हूं, इसकी भी चर्चा अभी थोड़ी देर में करूंगा। पहले मैं बात कर रहा हूं कि इस पेपर को तैयार करने की आपकी अप्रोच क्या रहेगी। तो पहला फोकस करना है आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, दूसरा बात करनी है मुझे कंटेंट के ऊपर, और तीसरा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एमसीक्यू में चलिए प्रेजेंटेशन मायने नहीं रखती, वहां पर तो केवल आपको फिल करना होता है जो भी सही ऑप्शन होगा। लेकिन अगर मैं करेक्ट और इनकरेक्ट की बात करता हूं तो वहां पर कैसे आप अपना आंसर अटेम्प्ट करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन क्या रहेगी। जो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, वो आपको बहुत अच्छा समझना होगा। कई बार बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, उनके पास लिखने के लिए अच्छा खासा कंटेंट होता है, बिल्कुल स्टडी मटेरियल के पॉइंट्स बच्चों को पता होते हैं, लेकिन वो अपना आंसर एग्जाम में प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पाता। इस वजह से भी बच्चे के नंबर एग्जाम में कट जाते हैं। आपको पूरा फोकस करना होगा आंसर को प्रेजेंट करने में। मतलब ये मत सोचिए कि केवल कंसेप्ट के ऊपर ही फोकस करना है, नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कॉन्सेप्ट रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट के बाद अगले प्रायोरिटी जो मुझे सेट करना है वो होगा कंटेंट। कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा मुझे उसे किस तरह से एग्जाम में लिखना होगा, उसका लैंग्वेज क्या होगी, वो कंटेंट क्या होगा। फिर बात करता हूं उसका प्रेजेंटेशन कि कैसे उसे आप एग्जाम में प्रेजेंट करके आएंगे। आप खुद सोचिए बच्चे कि जो आप इतनी लगन के साथ, इतनी मेहनत के साथ लगभग 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, इतना सारा आप जो लिख कर आते हो, आपको लगता है कि जो कॉपी चेक कर रहा होगा तो जितनी मेहनत से, लगन के साथ, परिश्रम के साथ आपने अपने आंसर को अटेम्प्ट किया हुआ है उतना टाइम वो भी डिवोट करेगा? नहीं। आपने जो 3 घंटे लिखा है ना, वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट, शायद ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, वो 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी कॉपी को चेक करेगा।
तो कॉपी को चेक करते हुए जो आपका जो कॉपी चेक करने वाला बंदा होगा ना, उसको बिल्कुल भी आपको ना अनईजी फील नहीं करवाना। तो आपको अपना जो आंसर है वो पैराग्राफ फॉर्म में ना हो। आप खुद सोचिए कि अगर आपने अपना पूरा एक पेज पैराग्राफ में लिखा हुआ है और एक आंसर ऐसा है जो कि पॉइंट्स में डिवाइडेड है और जो आपके कीवर्ड्स हैं आपने उनको सेम पेन से अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो कौन सा आंसर पढ़ते हुए आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे? जो केवल एक पैराग्राफ फॉर्म में है कि भाई पहली लाइन से शुरू करा और लास्ट लाइन पे आके आपने रोका, और एक ऐसा आंसर है जो कि की पॉइंट्स में यानी पॉइंट्स में आपने उसको ब्रेक किया हुआ है और जो कीवर्ड्स है जो कि एग्जाम में ढूंढना चाहता है कि बच्चे ने ये पॉइंट एग्जाम में अपने पेपर में लिखा है या नहीं लिखा, जिसको वो अंडरलाइन करके आएगा, वो कॉपी आपके लिए ज्यादा कह सकते हो चेक करते हुए आप कंफर्टेबल होंगे। सर जो सेकंड वाला है उस पर एग्जामिनर ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो प्रेजेंटेशन भी एग्जाम में स्कोर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको अपना आंसर जो होगा वो की पॉइंट्स में आपको ब्रेक करते हुए लिखना होगा और सेम पेन से आपको जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप अंडरलाइन करके आइए। अगर इस अप्रोच में, इस पैटर्न में अगर आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट होता है तो नो डाउट बेटा आप यहां पर बहुत अच्छा स्कोर करके जाएंगे। तो बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट की, बात करेंगे हम कंटेंट की और बात करेंगे हम प्रेजेंटेशन की। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे की इतनी सारी बातें यहां पर आपको समझ में आई होंगी। तो कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, एग्जाम में क्या लिखकर आना है वो कंटेंट आपके पास होना चाहिए और किस प्रेजेंटेशन के साथ आपको अपना आंसर अटेम्प्ट करना है, ये सारी बातें शुरू से ही आप क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर एक पेपर में बच्चे को प्रॉब्लम आती है इस पेपर के अंदर कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। यह आप में से काफी बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम होगी। सब पढ़ तो लिया लेकिन अगला जो पढ़ रहे होता है वो तो दिमाग में होता है, लेकिन जो हम पीछे पढ़ते हुए आ गए उन चीजों को हम भूल जाते हैं। इस पेपर के अंदर और ईएसएसएम के अंदर बच्चे की एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं। इसका सर क्या उपाय करने का, क्या उपाय हमें करना चाहिए कि भूलने की बीमारी को ही हम भूल जाएं, कि हम भूलना ही भूल जाए, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसके लिए बेटा बार बार है ना आपको रीडिंग करने की आदत डालनी होगी। शुरू से ही ये आदत बच्चे प्लीज डालते हुए चलना कि जो भी क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, जो भी क्लास में मैंने आपको कंटेंट दिया है, हमने क्लास में जो भी कवर किया है, इसको बार बार आप रीड करने की आदत डालिए। मैं आपको याद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मैं इस पेपर के अंदर आपको याद करने के लिए कहीं पर भी नहीं बोलूंगा। मैं केवल इतना बोलूंगा कि आज आपने जो क्लास में पढ़ा है, आपने आज जो क्लास में सीखा है, इसको बच्चे आप केवल क्या करिए, बार बार रीड करिए। मल्टीपल टाइम्स आपको रीड करना है। अगर ये आपने मन में ठान ली कि हाँ इस तरह से इस पेपर को तैयार करने की मेरी अप्रोच रहेगी, सर जब क्लास में पढ़ा रहे होंगे पूरा फोकस कंसेप्ट को समझने में लगा देना और जहां कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आती तुरंत वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स को रेस करिए कि सर ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूं, हर एक चीज के पीछे प्रॉपर लॉजिक होते हैं। जब तक आप उन लॉजिक्स को क्लियर नहीं करेंगे आपके कंसेप्ट डेवलप नहीं हो सकते। पूरा फोकस कंसेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर लगा देना। कंसेप्ट एक बार डेवलप हो गया तो फिर बात करते हैं हम कंटेंट की। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन लगता है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर लगता है इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे क्या लिख के आना है, वो कंटेंट क्या होगा और मुझे वो कैसे लिख के आना है, उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, इन चीजों के ऊपर मुझे फोकस करता हुआ चलना है। कंटेंट जब आपको मिल जाता है उस टाइम तो कंटेंट दिमाग में रह जाता है, लेकिन 3-4 दिन के बाद हम देखते हैं कि वो कंटेंट दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका आपको बताया है कि मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करने की बच्चे आपको आदत डालनी होगी। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं आज इसको याद करके ही छोड़ूंगा ना, याद मत करो आप। किसी एक चीज को आज पढ़ लिया, फिर अगले दिन फिर से पढ़ लीजिए, एक बार फिर पढ़ लीजिए। इतनी बार जब आप पढ़ लेते हो ना तो चीजें आपको ऑटोमेटिक मोड पर बेटा याद होना शुरू हो जाएगा। आपको याद करने के लिए अपने अटेम्प्ट अलग से नहीं लगाने होंगे। मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करने का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि आपके दिमाग में लैंग्वेज कुछ इस तरह से सेट हो जाएगी कि एग्जाम में ना आपका पेन प्रॉपर एक फ्लो में जा रहा होगा। कई बार जब बच्चे पेपर दे के आते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि इसका क्वेश्चन दिया क्या लिख के आया, तो बच्चे कई बार ऐसा बोलते हैं कि यार पेपर क्वेश्चन आता तो था मेरे को, बट यार पता नहीं हाथ नहीं चला या मैं अच्छा लिख नहीं पाया। वो इसलिए नहीं कर पाए कि बिकॉज आप ऐसा करने की प्रैक्टिस नहीं करते। आप जिस अप्रोच में अकाउंट पढ़ते हो, अकाउंट में आप कंसेप्ट समझते हो पहले, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद
नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हो, आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हो। सेम काम आप कॉस्टिंग में करते हो, सेम काम आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हो कि वहां पर कंसेप्ट को समझने के बाद उस कॉन्सेप्ट को आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हो। दैट इज वाई कभी भी इन पेपर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होती कि आपका हाथ नहीं चल रहा। वहां पे क्वेश्चंस आते हैं और तुरंत के तुरंत आप अपने वर्किंग नोट्स बनाने शुरू कर देते हो और उसके बेस पर आप पूरा का पूरा आंसर बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर देते हो, क्योंकि वहां पे आपने प्रैक्टिस की थी। अब नालायक बच्चे ईएसएसएम में या ऑडिट में प्रैक्टिस करते नहीं है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं तो एग्जाम में प्रॉब्लम तो आप फेस करेंगे ही करेंगे। तो जो प्रॉब्लम हम एग्जाम में फेस करते हैं बेटा, और जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम मैं आज आपको बता रहा हूं ताकि ऐसी प्रॉब्लम को आप फेस करने से एग्जाम में बचे। तो बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनका एग्जाम में हाथ नहीं चल पाता, या बच्चे कहते हैं सर आता तो था लेकिन कंटेंट दिमाग से बार बार स्लिप हो रहा था, या सर हमें इसका आंसर तो पता था लेकिन ये नहीं पता था कि हमें उसको एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो इन सारी चीजों को ना शुरू से ही फोकस करते हुए चलेंगे ताकि ये प्रॉब्लम जब आप एग्जाम में बैठे तो आपके सामने ना आए और बहुत अच्छे तरह से आप अपने इस पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, तीन चीजें दिमाग में डाल लीजिए अपने। एक कॉन्सेप्ट से मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, दूसरा मुझे वो कंटेंट देखना है जो मुझे एग्जाम में लिख के आना है, और उसको मुझे एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करके आना है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। इन चीजों पे फोकस कर लीजिए। बिलीव मी, ये पेपर आपका एक बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर बनेगा। इस पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो एक तो इसको थियरी का पेपर बिल्कुल भी हम नहीं मानेंगे, और दूसरा कि हम बिल्कुल ही मानते हुए चलेंगे कि इस पेपर में स्कोर बहुत अच्छा होता है और बच्चे करते भी हैं। लेकिन हाँ, ज्यादातर बच्चे इसमें स्कोर ज्यादा नहीं कर पाते। हाँ, एग्जामिशन मार्क्स बच्चे लेके आ जाते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूं 70s में और 80s में आप स्कोर करिए, तो ऐसे कम बच्चे होते हैं जो 70s या 80s में स्कोर कर रहे होते हैं। आप उनमें से एक बनेंगे कि मुझे 70 और 80 का टारगेट सेट करना है और मैं इस पेपर में वो आराम से अचीव कर सकता हूं। करना कैसे है उसका सारा गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूं, और आगे भी लगातार बेटा मैं आपको देता रहूंगा कि किस जगह पर आपको पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्लियर? हाँ सर, क्लियर है। तो आपके पेपर का मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपका जो पेपर का पैटर्न है वो देखा, फिर इस पेपर को तैयार करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो डिस्कस करी है। नाउ अल्टीमेटली अपने इस पेपर को पढ़ना अब हम शुरू करते हैं। चलिए सर, तो आपका पेपर है ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। अगर स्टडी मटेरियल की कवरेज की बात करें तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर। अब उन 13 चैप्टर के नाम में अभी आपको नहीं दिखा रहा कि वो 13 चैप्टर कौन कौन से हैं, बिकॉज चैप्टर में जो टर्म है वो आपको समझ में अभी बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इतना आपको पता है कि हाँ, पूरे 100 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का एमसीक्यू है, 70 नंबर का आपका डेस्क्रिप्टिव पार्ट है। उस 70 नंबर में भी 14 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एक की पूरी इंटरनल चॉइस मिल रही है, एक मुझे करेक्ट और इनकरेक्ट वहां पे देखने को मिल रहा है, मुझे कैसे किस अप्रोच में इस पेपर को तैयार करना है, वो सारी बातें आपको भी दी हैं। अब स्टेप वाइज स्टेप हम समझना शुरू करते हैं। चलिए, तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। इस पेपर के नाम में बच्चे आपको दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज ऑडिटिंग एंड द सेकंड वन इज एश्योरेंस। तो सबसे पहले इन दो वर्ड को समझने का अटेम्प्ट करते हैं कि ये ऑडिटिंग क्या होता है और ये एश्योरेंस क्या होता है। पेपर को पढ़ने से पहले, चैप्टर्स पे जाने से पहले पहले एक बार ये समझते हैं कि हमारा जो पेपर है, जो इसमें नाम है, वो क्या मतलब है, उसका मतलब क्या है। तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। तो अदरवाइज अगर ये फेस टू फेस क्लास होती और बच्चे जब हैंड रेस करते हैं कि हाँ सर हम बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, तो जो कुछ कॉमन आंसर यहां पर बच्चे के होते हैं वो देखिए कुछ किस तरह के आंसर बच्चा इस जगह पे देता है। इस बात को बच्चे प्लीज अब ध्यान से, एक एक बात को मेरी बिल्कुल बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। पेपर है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, पहला वर्ड जो मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है दैट इज ऑडिटिंग। तो बात करते हैं कि ये ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। तो यहां पर जो कुछ कॉमन से रिप्लाई मेरे पास आते हैं, पहले मैं वो रिप्लाई आपको बता रहा हूं कि बच्चा ऑडिटिंग का मतलब क्या बताता है। बच्चा बोलता है मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग एज, सर इट इज एग्जामिनेशन ऑफ
एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना ऑडिट होता है। कुछ रिप्लाई आते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना ऑडिट कहलाता है। कुछ आंसर क्या आते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना, इट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। कुछ रिप्लाई मेरे पास आते हैं। सर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना, या बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना, या क्लाइंट ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं उनके अंदर फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना, इट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ये कुछ कह सकता हूं कि मोस्ट कॉमन रिप्लाई है जो मेरे पास बच्चा देता है जब मैं क्लास में बच्चे से पूछता हूं बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। और कहीं ना कहीं शायद यही चीजें आप सभी बच्चों के दिमाग में चल रही हो कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फ्रॉड हैं, एरर हैं, इनको ढूंढना। कुछ बच्चे कहते हैं सर लॉ की कंप्लायंस चेक करना, कि किसी भी एंटिटी के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल है, एंटिटी ने उनका उन लीगल कंप्लायंस को प्रॉपरली किया है या नहीं किया, इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। बच्चों के ये मोस्ट कॉमन रिप्लाई मेरे पास आते हैं। अब जरा एक चीज सोचिए, जब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, और ये जो रिप्लाई आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये रिप्लाई सही आया बच्चों का या गलत आया? बता सकते हो? इस जगह पर आप सोच सकते हो कि ये जो ऑडिटिंग का मतलब बच्चों ने हमको बताया, सर इट इज एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना, फ्रॉड या एरर को डिटेक्ट करना, लीगल कंप्लायंस को चेक करना, क्या ऑडिटिंग का ये जो मतलब बच्चों ने बताया, क्या ये मीनिंग सही है या गलत है? सर हमें तो ये मीनिंग सही दिखाई दे रहा है, अल्टीमेटली ऑडिट में तो यही होता है। चलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, मैं यहां पर कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं, और उन एग्जांपल्स को प्लीज बच्चे आप ध्यान से आप सुनना, और जरा ये समझने का अटेम्प्ट करना कि क्या इस जगह पर कोई ऑडिट हुई है या नहीं हुई, और क्या इस ऑडिट के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट को, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया गया या नहीं किया गया। सुधा मेरी बात ध्यान से। मेरा पहला एग्जांपल, एक क्लाइंट मुझे अपॉइंट करता है और कहता है कि नितिन सर, हमारी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, या जो हमारी कंपनी के हम जो गोल सेट करते हैं, हम वो टारगेट्स को, उन गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज देखिए कि हमारे एंटिटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमारी कंपनी में क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है कि हम जो भी अपने टारगेट सेट करते हैं, हम जो भी अपने गोल सेट करते हैं, हम अपने उन टारगेट्स को, उन गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे। प्लीज देखिए किस लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली मैं यहां पर जाऊंगा और मैं वहां पर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करूंगा। मैं उस क्लाइंट के यहां पर जाऊंगा और उस क्लाइंट के यहां पर जाके उसका जो मैनेजमेंट होगा, मैं उसकी परफॉर्मेंस को चेक करूंगा कि क्लाइंट का जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, क्या उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को पूरा करती है या नहीं करती, जैसा उनसे काम करने की हम उम्मीद करते हैं। यानी कि क्या आपका स्टाफ सही डिसीजन सही टाइम पर सही तरीके से लेता है या नहीं लेता, कंपनी के लिए डिसीजन लेते हुए वो सारी बातें सोचता है या नहीं सोचता जो अदरवाइज वो अपने खुद के डिसीजन मेकिंग के टाइम पर सोच रहा होता। तो बेसिकली मैं यहां पर मैनेजमेंट की ऑडिट कर रहा हूं, बेसिकली मैं यहां पर एक मैनेजमेंट की ऑडिट कर रहा हूं, एंड दिस ऑडिट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑडिट। आप खुद सोचिए मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट की ऑडिट।
मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब मैनेजमेंट की ऑडिट, जहां पर मैं मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को, अपने क्लाइंट के मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मैं क्रिटिकली इवेल्युएट करता हूं कि आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, यानी कैसा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा काम करेंगे और आप वास्तव में किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को उनकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या आप एज पर स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एक मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है मैनेजमेंट ऑडिट का। मैनेजमेंट ऑडिट, तो मेरा पहला क्वेश्चन कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या ये एक ऑडिट है? क्या मैनेजमेंट ऑडिट एक ऑडिट है? यस और नो? क्या मैनेजमेंट ऑडिट एक ऑडिट है क्या? आंसर इज यस। मैनेजमेंट ऑडिट डेफिनेटली एक ऑडिट है। मैनेजमेंट ऑडिट डेफिनेटली एक ऑडिट है। आंसर इज यस। मेरा अगला क्वेश्चन, क्या इस ऑडिट में, क्या इस ऑडिट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किया गया? को एग्जामिन किया गया? करिए रिप्लाई इस जगह पर। क्या इस ऑडिट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बुक्स ऑफ अकाउंट को बच्चे क्या आपने एग्जामिन किया क्या? हियर आंसर इज नो। तो देखिए ध्यान से, जब ऑडिट वर्ड सुनते के साथ मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट कर लेता है। कहां पर? केवल फाइनेंस की दुनिया में। जबकि ऑडिट जो की जाती है वो केवल फाइनेंस से बिलोंग नहीं करती। ऑडिट तो भाई साहब बहुत ही एक कह सकते हो कि वाइडर कॉन्सेप्ट है, जो कि फाइनेंस या नॉन फाइनेंस दोनों ही तरह के एरियाज को कवर करता है। एक जो बच्चे के माइंड में प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऑडिट वर्ड सुनते के साथ एक सर्कल ड्रॉ जो करता है अपने माइंड में, एक दायरा जो सेट करता है ऑडिट का, वो केवल फाइनेंस फील्ड का दायरा ही अपने माइंड में लेता हुआ चलता है। और कहने के बच्चा ये सोचता है कि केवल फाइनेंस में ही ऑडिट होती है, यानी कि हम केवल बुक्स ऑफ अकाउंट को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को केवल हम इनको ऑडिट करते हैं। नहीं, ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और केवल मैं केवल फाइनेंशियल मैटर की बात नहीं करता। ऑडिट तो आप किसी भी मैटर पर कर सकते हो, चाहे मैटर वो आपका फाइनेंशियल मैटर है या मैटर एक नॉन फाइनेंशियल मैटर है। बेस्ट एग्जांपल जो देखो अभी मैंने आपको दिया एक नॉन फाइनेंशियल मैटर का मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट की ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट से मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट की ऑडिट, यानी कि मैं इस जगह पर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को क्रिटिकली इवेलुएट करता हूं, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन से लेवल का मैनेजमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। और जो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता है, ऐसे मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करवाया जा सके और अल्टीमेटली जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके जो गोल्स होते हैं, उनके जो टारगेट्स होते हैं, उनको अचीव कराया जा सके। बिकॉज अगर एक स्टाफ ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो कभी भी एक एंटिटी अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को वो कभी भी अचीव नहीं कर सकती। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा ये एग्जांपल अभी आपको समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है। चलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको इस जगह पर, जरा ध्यान से आप देखेंगे इस एग्जांपल को भी। ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट देखिए, जैसे ध्यान से देखना, जब मैंने मैनेजमेंट ऑडिट की बात करी तो इसका मतलब हुआ था मैनेजमेंट की ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट इज फॉर मैनेजमेंट की ऑडिट। ऐसे जब मैं बात करता हूं यहां पर ऑपरेशनल ऑडिट, ये क्या होगा? एंटिटी के ऑपरेशन की ऑडिट। सर ये ऑपरेशन क्या होते हैं?
परचेज आपका एक ऑपरेशन है, सेल आपका एक सेपरेट ऑपरेशन है, प्रोडक्शन आपका एक सेपरेट ऑपरेशन है, मार्केटिंग आपका एक सेपरेट ऑपरेशन है, एचआर आपका एक सेपरेट ऑपरेशन है। यानी कि एंटिटी में बहुत तरह के ऑपरेशंस होते हैं। परचेज है, सेल है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, या फिर प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, एचआर है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। अब सपोज एक कंपनी प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन करते हुए जो उसमें डिफेक्ट की परसेंटेज है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। यानी कभी कंपनी पहले जो काम कर रही थी, जो कंपनी में पहले प्रोडक्शन का जो ऑपरेशन चल रहा था, वो केवल 0.5% के डिफेक्ट पर ऑपरेट कर रहा था। 0.5%, यानी कि 100 में से हमारा 0.5 आइटम डिफेक्टिव होता है। लेकिन आज के टाइम पर कंपनी में डिफेक्ट की परसेंटेज 3 या 4% तक जा चुकी है। तो सोचिए कि एक कंपनी जो पहले 0.5% के डिफेक्ट पर ऑपरेट कर रही थी, आज उस कंपनी में 3 से 4% का आपका डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि जो वेस्टेज है वो निकल के आ रही है, आपका प्रोडक्शन है वो डिफेक्टिव ज्यादा हो रहा है। कहने की प्रॉब्लम तो है। तो या तो प्रॉब्लम देखो आपके प्रोडक्शन की पॉलिसी में है, या प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोडक्शन का मैनेजर है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। हमने पहले प्रोडक्शन मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है वो देखी, तो हमने देखा गया प्रोडक्शन का जो मैनेजर है वो तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, प्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से सुपरवाइज करता है, पूरी दिन रात एक करके उसने अपना टाइम कंपनी में लगा रखा है, लेकिन फिर भी डिफेक्ट की परसेंटेज लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो अगर एक कंपनी में डिफेक्ट की परसेंटेज लगातार बढ़ती हुई जा रही है और पहले आपने इसके रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस को आपने क्रिटिकली इवेल्युएट कर लिया, तो दिखाई दिया कि यार वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम बेटा आपकी प्रोडक्शन की पॉलिसी में हो सकता है रिसेंटली कोई डिसीजन लिया गया हो जहां पर आपने रॉ मटेरियल चेंज किया हो। क्या रॉ मटेरियल के चेंज होने की वजह से डिफेक्ट की परसेंटेज बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती? बढ़ सकती है। या रिसेंटली कोई चेंज आपकी लेबर में आया हो कि कुछ लेबर रिप्लेस हुई थी, हो सकता है कि पहले स्किल्ड लेबर थी और अब लेबर क्या आ रही है? अनस्किल्ड है। हो सकता है कि लेबर के गलत काम करने की वजह से डिफेक्ट का परसेंटेज है वो बढ़ रहा हो, या जो आपकी मशीनरी है आपने उस मशीनरी को टाइम से आपने उसकी सर्विस नहीं करवा रखी है। भाई मशीनरी काम करती है, एक टाइम के बाद सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट आती है ना। अपनी गाड़ी को आप देख लीजिए, एक टाइम के बाद गाड़ी में सर्विस कराने की रिक्वायरमेंट आती है, और अगर आप गाड़ी की सर्विस टाइम से नहीं कराएंगे तो क्या उस केस में जो गाड़ी का एवरेज है वो गिरेगा? नहीं गिरेगा? गाड़ी का एवरेज गिरेगा, ड्राइवर कितना अच्छा क्यों ना हो। बट अगर आपने सर्विसिंग टाइम पे नहीं कराई है तो उस केस में आपका एवरेज गिरेगा। तो यहां पर देख लिया कि भाई ड्राइवर तो अच्छा है, लेकिन भाई अभी भी गाड़ी की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी निकल के नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भाई आपने सर्विस टाइम से नहीं कराई है। तो एक प्रोडक्शन में जो कंपनी एंगेज होती है उसमें जो मशीनरी होती है, अगर आप उन मशीनरी का टाइम से रिपेयर मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे, सर्विस नहीं करवाएंगे, तो उस केस में वहां पर आपके डिफेक्ट की परसेंटेज बढ़ सकती है। तो ऐसी ऑडिट को कहा जाता है ऑपरेशनल ऑडिट। अब बात आई कि क्या ये एक ऑडिट है या नहीं है? ऑपरेशनल ऑडिट, क्या ये एक ऑडिट है या नहीं? क्या ये एक ऑडिट है या नहीं? यस और नो? आंसर इज यस। ऑपरेशनल ऑडिट एक ऑडिट है। ऑपरेशनल ऑडिट नो डाउट ये एक ऑडिट होती है। लेकिन अगला क्वेश्चन कि क्या इस ऑडिट में, सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या इस ऑडिट में, क्या इस ऑडिट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन किया गया? एग्जामिन किया गया। क्या इस ऑडिट के अंदर आपने कंपनी की एंड किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या बुक्स ऑफ अकाउंट को आपने एग्जामिन किया? देन आंसर इज नो। हम तो वहां पर केवल एंटिटी की जो भी पॉलिसी है, ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है, हम केवल उस पॉलिसी को चेक कर रहे थे। लेकिन हमने यहां पर मेन कंसर्न अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर
या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर या बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर तो दिया ही नहीं। तो जो कहीं ना कहीं बेटा आपने जो सोचा कि ऑडिट का मतलब एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है या फ्रॉड एंड एरर की डिटेक्शन है, सोचिए क्या कहीं ना कहीं आपने ऑडिट का मीनिंग इस जगह पर आपने लिमिटेड कर दिया या नहीं कर दिया? यस सर, हमने कहीं ना कहीं ऑडिट का मतलब लिमिटेड कर दिया था। हम केवल ऑडिट को फाइनेंस से ही लिंक करते हुए देख रहे थे। लेकिन ऑडिट, मैंने फिर कहा था, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूं कि ऑडिट एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसको मैं किसी भी फील्ड में कर सकता हूं, एरिया चाहे आपका फाइनेंशियल है या एरिया आपका नॉन फाइनेंशियल है। और ऑडिट से पहले एक वर्ड आपको देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं आपको इस ऑडिट का स्कोप, और स्कोप का मतलब कि इस ऑडिट में आप क्या एग्जामिन करेंगे, उसकी कवरेज क्या होगी, वो आपको फाइनल करके देगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको मैनेजमेंट ऑडिट, क्या यहां पर ऑडिट से पहले एक वर्ड लिखा हुआ था? क्या था? मैनेजमेंट। इसका मतलब इस ऑडिट के अंदर हम मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ऐसे ही यहां पर ऑडिट से वर्ड पहले क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशनल। यानी कि इस ऑडिट के अंदर हम एंटिटी के ऑपरेशंस को चेक करेंगे। और ऐसे अगर मैं कुछ और आपको ऑडिट्स के एग्जांपल दूं तो देखिए ध्यान से, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट। ये बताइए कि क्या यहां पर ऑडिट से पहले एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है या नहीं? हाँ सर, यहां पर ऑडिट से पहले हमें एक वर्ड देखने को मिल रहा है। जैसे यहां पर हमने बात करी है टैक्स ऑडिट की, यहां पर हमने बात करी है एनर्जी ऑडिट की, इस जगह पर हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल ऑडिट की। तो ऑडिट से पहले जो वर्ड लगा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं बेटा इसका जो स्कोप होगा वो फिक्स करेगा। जैसे क्वालिटी ऑडिट, क्वालिटी ऑडिट ये भी होती है। तो ऑडिट से पहले एक वर्ड मिलेगा आपको जो कहीं ना कहीं उस ऑडिट का जो स्कोप होगा, उसकी जो कवरेज होगी, उसमें जो आप चेक करेंगे उसका दायरा फिक्स करेगा। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि इस जगह पर बताइए कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, तो आपने केवल इसको लिंक कर दिया फाइनेंस के साथ। नो डाउट आपके सारे मीनिंग सही थे, आपके ये सारे के सारे मीनिंग सही थे, लेकिन कौन सी ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मैं कह सकता हूं कि ये सारी बातें सही थी अगर हम बात कर रहे थे एक फाइनेंशियल ऑडिट की। लेकिन मैंने आपसे फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब नहीं पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। तो ऑडिट में तो भाई कोई भी एरिया आ सकता है, चाहे वो एरिया फाइनेंशियल है या फिर वो एरिया हो सकता है नॉन फाइनेंशियल। अब कौन सी ऑडिट में मुझे क्या चेक करना होगा? तो बच्चे ऑडिट से पहले ना हमेशा एक नाम आपको देखने को मिलेगा, एक वर्ड वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उससे आपको कहीं ना कहीं उस ऑडिट की जो कवरेज होगी, उसका जो स्कोप होगा, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल ऑडिट में आपका स्कोप क्या होगा, स्कोप का मतलब कि आप वहां पर क्या एग्जामिन करेंगे, तो फाइनेंशियल ऑडिट में आपका जो स्कोप होगा वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी कि ठीक है मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करूंगा। मैनेजमेंट ऑडिट में आपका स्कोप क्या होगा, तो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस मेरा स्कोप है, मुझे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करना होगा। ऑपरेशनल ऑडिट में आपका स्कोप क्या होगा, तो ऑपरेशनल ऑडिट में जो आपका स्कोप होगा वो एंटिटी के ऑपरेशंस होंगे, चाहे वो परचेज का हो सकता है, सेल्स का हो सकता है, एचआर का हो सकता है, मार्केटिंग का हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है। एनर्जी ऑडिट में आपका स्कोप क्या होगा, तो एनर्जी का मतलब होता है पावर का कंजम्पशन, कि एक कंपनी में पावर का कंजम्पशन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो पावर का कंजम्पशन क्यों बढ़ रहा है, वहां पर होती है एनर्जी ऑडिट। ऐसी होती है एनवायरमेंटल ऑडिट, एक होती है टैक्स ऑडिट। तो सर क्या इतने तरह की ऑडिट्स होती हैं? बेटा ऑडिट तो बहुत तरह की होती हैं। तो क्या इतनी सारी ऑडिट जो आपने सर एग्जांपल दे दिए, फाइनेंशियल ऑडिट का एग्जांपल दिया आपने, मैनेजमेंट ऑडिट का आपने सर एग्जांपल दिया, ऑपरेशनल ऑडिट का एग्जांपल दिया, एनर्जी ऑडिट है, एनवायरमेंटल ऑडिट है, क्वालिटी ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, कि सारी की सारी ऑडिट हमारे सिलेबस में है? देन आंसर इज नो। एक अच्छी बात कि सारी की सारी ऑडिट आपके सिलेबस में नहीं है। आपका सिलेबस केवल एक ही तरह की ऑडिट कवर करता है, इट इज ओनली फाइनेंशियल ऑडिट। लेकिन ये बच्चे प्लीज बात
मत लेते हुए चलना कि ऑडिट का मतलब केवल फाइनेंशियल ऑडिट से होता है ना। ऑडिट आपकी किसी भी एरिया में हो सकती है, एरिया फाइनेंशियल भी हो सकता है, एरिया नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। लेकिन हां, जहां तक आपके सिलेबस की बात है, तो आपके सिलेबस के पर्पस के लिए ऑडिट का मतलब जो होगा वो केवल और केवल फाइनेंशियल ऑडिट से होगा। तो सर, हम ऑडिट को हम क्या मानते हुए चलें कि व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग क्या होती है? तो इसको सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर। किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन आप करते हो, देन इट इज कॉल्ड ऑडिटिंग, कि आप उस सब्जेक्ट मैटर की ऑडिट कर रहे हो। तो एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करना। एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करना, इट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। और सब्जेक्ट मैटर आपका हो सकता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, और सब्जेक्ट मैटर आपका हो सकता है नॉन फाइनेंशियल। सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल भी पॉसिबल है और सब्जेक्ट मैटर नॉन फाइनेंशियल भी पॉसिबल है। अगर सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल है, देन ऑडिट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑडिट। ऑडिट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑडिट। और अगर सब्जेक्ट मैटर नॉन फाइनेंशियल है, तो वो डिपेंड कर रही कौन सा सब्जेक्ट मैटर है, वही बनेगी ऑडिट। एग्जाम्पल दिया मैंने इस जगह पर आपको, मैनेजमेंट ऑडिट का एग्जाम्पल दिया था। ऑपरेशनल ऑडिट का एग्जाम्पल दिया, एनर्जी ऑडिट का आपको एग्जाम्पल दिया, एनवायरमेंटल ऑडिट। तो ऑडिट का जो स्कोप है, मैं कह सकता हूं जो कवरेज है, वो तो बेटा बहुत वाइड है। सर, क्या इतनी सारी ऑडिट सिलेबस में है क्या? मैंने पहले ही बताया कि सारी ऑडिट आपके सिलेबस में नहीं है। आपका जो सिलेबस कवर करता है सीए इंटर लेवल पे, वो केवल और केवल एक ही ऑडिट कवर करता है, इट इज ओनली फाइनेंशियल ऑडिट। तो अब मैं जहां कहीं भी ऑडिट वर्ड बोलूंगा, तो हाँ, वो ठीक है कि ऑडिट का मतलब केवल और केवल अब हम फाइनेंशियल ऑडिट से ही लेते हुए चलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिट केवल फाइनेंशियल मैटर पर ही होती है। ऑडिट को आप बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल मैटर पे भी कर सकते हो। सर, क्या ये जो आपने और नॉन फाइनेंशियल मैटर का एग्जांपल दिए, क्या इसे हम कहीं सीए फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे क्या? हाँ, इनमें से कुछ ऑडिट आप फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। जैसे मैनेजमेंट ऑडिट है, उसे आप पढ़ेंगे। ऑपरेशनल ऑडिट है, इसे आप फाइनल लेवल पे आप पढ़ेंगे। बट एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट पहले कभी ये फाइनल लेवल पे हुआ करते थे, लेकिन एक प्रैक्टिसिंग सीए इन ऑडिट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। भी एनर्जी ऑडिट है, तो भाई आपके यहां पर एनर्जी यानी कि जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इतनी ज्यादा कंज्यूम क्यों हो रही है? तो ये कहीं ना कहीं एक जो इंजीनियर होगा ना, वो इस ऑडिट को अच्छा लीड करता होगा। तो एनर्जी ऑडिट में हम जनरली लीड नहीं कर रहे होते, हम इस ऑडिट का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो जो चीजें हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत रेयरली करते हैं, तो आईसीए को रियलाइज हुआ कि उनको सिलेबस में क्यों रखना, तो इसलिए इन ऑडिट को सिलेबस से बाहर कर दिया। पहले कभी ये फाइनल लेवल पे सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन एक सीए की इन्वॉल्वमेंट ऐसी ऑडिट में प्रैक्टिकली बहुत कम होती है। मैंने कभी आज तक एनर्जी ऑडिट नहीं करी, मैंने कभी आज तक एनवायरमेंटल ऑडिट नहीं करी। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन मैंने कभी भी आज तक एनर्जी या एनवायरमेंटल ऑडिट नहीं करी। सर, क्या कभी आपने फाइनेंशियल ऑडिट्स करी हैं क्या? बेटा, मेन टाइम किसमें होता है हमारा? फाइनेंशियल ऑडिट्स में ही चलता है। जैसे अभी कॉन्करेंट, अभी बैंक स्टैच्यूटरी ऑडिट खत्म हुई थी अप्रैल के महीने में, और अभी हर महीने क्या चलती है हमारी? कॉन्करेंट ऑडिट चलती है बैंक की। फिर अभी आप देखेंगे कि जो हमारे पास कंपनीज होती हैं जिनमें हम एज ऑडिटर अपॉइंट होते हैं, तो फाइनेंशियल ऑडिट वो चल रही हैं। मई या जून तक आते आते हमें उनकी ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी होती है, तो आजकल इस ऑडिट में हम इन्वॉल्व हैं। तो मैं पहले बोल रहा हूं, एक प्रैक्टिसिंग सीए हर समय ऑडिट से घिरा हुआ होता है। एक प्रैक्टिसिंग सीए हर समय ऑडिट से घिरा हुआ होता है। पेपर बेटा बहुत प्यारा है, इस पेपर को प्यार करना शुरू करो। इस पेपर को आप जितना प्यार करोगे ना,
ये उतना ही अच्छा रिटर्न आपको देगा। जितना आप इसको टाइम डिवोट करोगे उतना ही अच्छा ये टाइम आपको देगा। आपके लेवल का एग्जांपल दूं तो जब रिलेशनशिप बनती है दो लोगों के बीच में, तो रिलेशनशिप में जितना टाइम आप देते हो वो रिलेशनशिप उतनी गहरी होती या नहीं होती? हाँ सर, होता तो यही है। तो प्लीज आप इसको टाइम दीजिए। इस पेपर को बच्चा जनरली टाइम नहीं दे रहा होता। ईएस एसएमए इनको पता नहीं, एक सौतेला व्यवहार हो जाता है इन पेपरों के साथ कि बच्चा समझता है कि थियरी तो है, रट लेंगे। आपके सीनियर भी इस बात की सलाह देते हैं कि नहीं यार, इन पेपर को तो आप रट के भी जाओगे तो पास हो जाओगे। वो जमाना चला गया रटने वाला, अब वो जमाना नहीं रहा। उनका जमाना कुछ और था, पेपर का पैटर्न पहले कुछ और हुआ करता था, पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। क्वेश्चंस के पूछे जाने की जो अप्रोच है वो चेंज हो जाती है। पहले 10-10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, 10-10 नंबर के। आज के टाइम में क्वेश्चन 4 नंबर से ऊपर का नहीं है। तो सोचिए बेटा कि आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बढ़ गया नहीं बढ़ गए? नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सीधा पूछता ही नहीं है, घुमा के पूछ रहा है। जब तक मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा, अटेम्प्ट करना तो बहुत दूर की बात है। तो आपको ना कंसेप्ट बहुत अच्छा डेवलप करना है, इस पेपर को बहुत अच्छा टाइम आपको देना है। जितना टाइम आप इसको दोगे, नो डाउट इस पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। चलिए, तो मैंने कहा कि आपका जो पेपर है उसमें पेपर का जो नाम है उसमें दो वर्ड आए, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो ऑडिटिंग का एक लेमैन में एक मीनिंग मैंने आपको बताया। देखो, मैंने अभी आपको फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब नहीं बताया। मैंने अभी तक यहां पर आपको फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब नहीं बताया है। मैंने केवल एक लेमैन में एक ऑडिट वर्ड का मतलब क्या होता है वो मैंने कहा कि इट इज एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर। किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करिए, इट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। और सब्जेक्ट मैटर आपका फाइनेंस का भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर आपका नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल है देन सच ऑडिट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑडिट, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। नॉन फाइनेंशियल ऑडिट आपके सिलेबस में एक भी नहीं है। हाँ, मैंने कुछ आपको बताया था मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में, कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑपरेशनल ऑडिट के बारे में। उन्हें एक्सप्लेन करने का पर्पस केवल यही था कि आपको एक मिथ से बाहर निकालना था कि ऑडिट केवल फाइनेंस के फील्ड में होती है। ऑडिट का बेटा एरिया बहुत बड़ा है, किसी भी फील्ड में ऑडिट को किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऑडिट वर्ड का मतलब एक लेमैन में आपको समझ में आया होगा। चलिए सर, अब अगला वर्ड देखते हैं, एश्योरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस? ये एश्योरेंस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस? अगर मैं ये कहूं कि बच्चे, अगर आप मेरी बात को, जो मैंने क्लास में आज के इस पहले लेक्चर में जो मैंने बातें बोली हैं, इन बातों को अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे, मेरी कही गई एक एक बात को आप बिल्कुल इस पेपर को तैयार करते हुए इंप्लीमेंट करेंगे। मैं जो बीच बीच में आपके एमसीक्यू टेस्ट लूंगा या आपके यूनिट टेस्ट लूंगा या एक प्रॉपर एक कंप्लीट टेस्ट में आपका लूंगा, अगर इसको आप ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे तो आप इस पेपर में कम से कम इस रेंज में तो आपका स्कोर होगा ही होगा। इससे ऊपर भी आप जाएंगे, मैं एक कम से कम की बात कर रहा हूं कि एक मिनिमम आपका स्कोर 60-70 के आसपास का होगा। किसी भी कीमत पर आप एग्जामिशन मार्क्स से नीचे तो आके रुकेंगे ही नहीं। अगर आपने मेरी इन बातों को फॉलो किया तो बताइए, मैंने आपको मैंने आपको मैंने आपको एक एश्योरेंस दिया है, मैंने आपको एक एश्योरेंस दिया है, या मैंने आपको एक गारंटी दी है। क्या लगता है आपको? मैंने ये कहा कि मैंने जो बातें आपको बताई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आपको मैंने आज पहली क्लास में सेट करके दी हैं, अगर मेरी इन बातों को आप ध्यान से फॉलो करेंगे, एक एक बात को, इस चीज को ऑडिट का पेपर तैयार करते हुए इनकी एक एक बात मेरी आप फॉलो करोगे, जो एमसीक्यू टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट होगा, एक कंप्लीट टेस्ट होगा, अगर इस बात को आप, ये सारे टेस्ट अगर आप प्रॉपर देंगे और जो जो कमियां आपकी होंगी उन कमियों से अगर आप ओवरकम करेंगे, अपनी कमियों को रियलाइज करिए कि क्या गलतियां रह गई है और उनको आप सुधार करेंगे, ये अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी इस पेपर को पढ़ने में,
तो कम से कम आप 60 to 70 मार्क्स का आप स्कोर, कम से कम मैं बोल रहा हूं, उस पेपर में आप करते हुए जाएंगे। तो बताइए कि मैंने आपको ये एक एश्योरेंस दिया है या मैंने यहां पर इस बात की आपको एक गारंटी दी है? ये क्या है? ये एक एश्योरेंस है या ये एक गारंटी है? बेटा जी ये एक एश्योरेंस है। ये मैंने आपको एक एश्योरेंस दिया है, मैंने यहां पर कोई गारंटी आपको नहीं दी। तो सर ये एश्योरेंस क्या हुआ? मतलब कि अपनी एक बात को रखना और अपनी बात के जरिए दूसरों को एश्योर करना, इट इज कॉल्ड एज एश्योरेंस। जैसे कि जब मुझे एक क्लाइंट अपॉइंट करता है फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए और उन्होंने मुझसे कहा कि नितिन सर ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट उन्होंने मुझे दिया और मुझसे कहा सर बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है। तो मैंने अब क्लाइंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना शुरू किया, दैट इज उनकी ऑडिट करनी शुरू करी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करते हुए जो भी एविडेंस मेरे पास आए उनके बेस पर मैंने क्या कहा, या तो मैं ये बोलूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मैंने ये बोला इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या मैंने कहा इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया एज ऑडिटर, मैं कंपनी के यहां पर ऑडिट करने के लिए जाता हूं और मैं जब कंपनी में ऑडिट करता हूं तो बेसिकली मैं वहां पर जो कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, परचेज है, सेल है, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, मैं उनको चेक करूंगा और इनको चेक करके मेरे पास एविडेंस आएंगे और उन एविडेंस के बेस पर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी बात रखूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो जो भी है यहां पर बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है तो क्या मैंने यहां पर कोई गारंटी दी है? क्या मैंने इस जगह पर कोई गारंटी दी है? नहीं, ये यहां पर क्या है, मेरे द्वारा दिया गया एक एश्योरेंस है। ये एक एश्योरेंस होता है। एग्जैक्टली अगर मैंने ये कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते, अगर मैं ये वाली बात बोल रहा हूं तो इसका भी मतलब यह है कि मैंने यहां पर क्या दिया है, एक एश्योरेंस दिया है। इससे आप एक गारंटी के वे में लेकर नहीं जा सकते, ये एक गारंटी नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं और किसी माइकल लाल में हिम्मत है तो मेरी इस बात को चैलेंज करके दिखाए, इस बात को गलत साबित करके दिखाए, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं यहां पर कोई गारंटी देकर नहीं आता, मैं केवल एश्योरेंस दे के आता हूं, मैं केवल एक एश्योरेंस की बात करता हूं। तो व्हाट इज कॉल्ड एश्योरेंस, इसको मैं कह सकता हूं कि एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। अगर मैं पूछूं आपसे कि सर व्हाट इज कॉल्ड एश्योरेंस, तो इसको मैं सिंपली ये कहूंगा कि इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, अपनी बात को रखना, अपनी बात रखना। भाई अगर मैं ये कह रहा था कि अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे तो कम से कम 60-70 मार्क्स आप इस पेपर में लेके आएंगे, तो मैं यहां पर अपनी बात रख रहा हूं और जो मैं अपनी बात रख रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज एश्योरेंस। इसे गारंटी के वे में नहीं लिया जाएगा। तो व्हाट इज कॉल्ड एश्योरेंस, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, it is expression of opinion on the basis of examination conducted, on the basis of examination conducted। तो
ऑडिट का मतलब क्या हुआ? एग्जामिनिंग एनी सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को आप एग्जामिन करते हो, देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। सब्जेक्ट मैटर आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर बेटा जी कोई वो नॉन फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है। लेकिन जहां तक आपके सिलेबस की बात है, तो आपके सिलेबस में केवल एक ही सब्जेक्ट मैटर कवर किया जा रहा है, इट इज ओनली फाइनेंशियल मैटर। यानी आपके लिए ऑडिट का जो मतलब होगा वो केवल फाइनेंशियल ऑडिट से होगा। इसके बाद इसमें एक टर्म आती है एश्योरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस? तो एश्योरेंस का मतलब हुआ इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड। यानी कि जहां कहीं भी आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो, वहां पर बेसिकली क्या होगा, एक वो एक एश्योरेंस की बात कर रहा होगा। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम में लगा हुआ एक बार ये करेक्ट और इनकरेक्ट का, ऑडिटर इज अ गारंटर, से करेक्ट और इनकरेक्ट? ऑडिटर इज अ गारंटर, क्वेश्चन आया है सपोज, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट और इनकरेक्ट? तो इसका भी रीजन तो आप इतना डिटेल में नहीं दे के आ पाएंगे, लेकिन हां अभी आप इस स्टेटमेंट को तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो ना, वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ऑडिटर गारंटर है या ऑडिटर एक एश्योरर है? तो आंसर इज इनकरेक्ट। ऑडिटर इज नॉट अ गारंटर, ऑडिटर इज एन एश्योरर। ऑडिटर एक एश्योरर है जो अपने एग्जामिनेशन के बेस पर जो उसकी ओपिनियन निकल के आती है वो वहां पर यूजर को एश्योर करता है। एश्योर करने का मतलब अपनी बात रखना, अपनी बात रखना। यहां पर मैंने क्लियर कहा था कि मैं अपनी बात रख रहा हूं, इन माय ओपिनियन, मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रू एंड फेयर है, या मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। इन दोनों ही केसेस में मैंने अपनी बात रखी है ओपिनियन के जरिए। दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज कॉल्ड एज एश्योरेंस। दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज कॉल्ड एज एश्योरेंस। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे आपको कि ये ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में तो आया होगा। देखो मैंने अभी आपको कोई चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं केवल पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको ये समझाने की ये ऑडिटिंग क्या है और ये एश्योरेंस क्या है। बिकॉज जब तक आप अपने पेपर को ही नहीं समझेंगे, तब तक बच्चे इस पेपर को पढ़ना हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? पर जिस पेपर को मुझे पढ़ना है, सबसे पहले उसका जो नाम है वो तो मुझे समझ में आए कि पेपर का जो टाइटल है वो क्या कहना चाह रहा है। तो पेपर के टाइटल में देखा जाए तो पूरी ऑडिट की जर्नी कवर कर दी इन्होंने। फाइनेंशियल ऑडिट की बात करी, ऑडिट का मतलब यहां पर केवल फाइनेंशियल ऑडिट से होगा, यानी कैसे आपको फाइनेंशियल ऑडिट को प्लान करना है, कैसे आपको फाइनेंशियल ऑडिट को परफॉर्म करना है, कैसे आपको इस ऑडिट के अंदर एविडेंसेस को ऑब्टेन करना है, कैसे फिर आपको कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, और कैसे अल्टीमेटली आपको अपनी बात रख के आनी है। एश्योरेंस की हम बात करेंगे, ये पूरा आपका इस पेपर की जर्नी है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, यानी ऑडिट कैसे की जाती है, फाइनेंशियल ऑडिट कैसे की जाती है, और इस फाइनेंशियल ऑडिट के बेस पर कैसे अपनी बात रखी जाती है, जो हम बात करेंगे एश्योरेंस की। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, समझ में तो हमको इतना आया। देखिए ध्यान से, नोट्स बच्चे आपके पास होंगे, और इनकेस अगर नहीं है तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। सर क्या ये सारे चैप्टर्स के नोट्स हमें आप प्रोवाइड कराएंगे? हाँ, बात कर रहा हूं कि यहां पर कौन कौन सा स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट तो देखो क्लास में बहुत अच्छे तरह से मैं आपको डेवलप करूंगा, ये थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट का लेवल किस तरीके का जाएगा। जब मैंने केवल ऑडिट और एश्योरेंस ये केवल दो वर्ड समझाने के लिए इतना टाइम यहां पे आपके लिए लगा दिया, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आपके क्लास में डेवलप होंगे। अगला पॉइंट मैंने कहा था कंटेंट आपका, कि कंटेंट क्या रहेगा। कंटेंट होगा आपका एज पर स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई, और ये कंटेंट बेटा जी मैं आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स के जरिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सर क्या क्लास में नोटिंग नहीं होगी? क्लास में नोटिंग जबरदस्त होगी, बहुत सारी होगी। कंसेप्ट डेवलप करने के लिए मैं इतने सारे आपको एग्जांपल्स दूंगा, इतने सारे सिचुएशंस, इतनी सारी केस स्टडीज हम क्लास में कवर करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के पर्पस के लिए क्लास में नोटिंग होगी। तो इस आप प्लीज जब ये क्लास देख रहे होंगे तो आपको प्लीज एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना होगा। जब कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा तो अल्टीमेटली फिर मैं आपको कंटेंट दूंगा, वो कंटेंट ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के जरिए। इन कंटेंट को आपको पढ़ना है,
प्रेजेंटेशन, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे प्रेजेंट करना होगा, ये सब कुछ आपके पास जो नोट्स हैं इसमें लिखा हुआ होगा। आपको केवल क्या करना होगा, आपके पढ़ने की अप्रोच ये रहेगी कि कोई भी क्लास को देखने के बाद आपको उस टॉपिक के ऊपर जो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं इनको मल्टीपल टाइम्स रीडिंग में आपको कवर करना है। तो ये तो मेरे हैंड रिटन नोट्स की बात हुई। इसके अलावा ऑडिट की प्रॉपर एक टेक्स्ट बुक, एक मेन बुक आपको मिली है। इसमें जितने भी पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ कवर किया हुआ है। तो आपको किसी भी चैप्टर का जो मेन बॉडी है, मेन जो उसमें कंटेंट है, वो आपको रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दीज नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। फिर भी चैप्टर अगर आपको रेफर करने हैं बुक में, आप रेफर कर लीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि उन चैप्टर्स को रेफर वहां पे मत करिए। नोट्स ऑलरेडी आपके पास होंगे, उसमें से आप देखेंगे, वहां से केवल आप पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस रेफर करेंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर जो हम क्लास में कवर कर लेंगे उसके पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस रेफर करने हैं एक बार आपको बुक में से। और एमसीक्यू और करेक्ट एंड इनकरेक्ट की प्रैक्टिस के पर्पस के लिए एक सेपरेट बुक आपको मिली है। तो एमसीक्यू वहां से आपको प्रैक्टिस करना है, करेक्ट और इनकरेक्ट वहां से आपको प्रैक्टिस करना है। आई थिंक मोर देन 1000 या 1500 के नियर अबाउट एमसीक्यूज हैं, और लगभग 500 या 600 के आसपास आपके पास करेक्ट और इनकरेक्ट हैं। तो इनको प्लीज वहां से आप प्रैक्टिस करिए, वो केवल प्रैक्टिस करने के पर्पस के लिए है। बिकॉज कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो एमसीक्यू और करेक्ट और इनकरेक्ट इनको अटेम्प्ट करने में एग्जाम में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बच्चे ध्यान से बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1, यहां पे मैंने लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1। इसका मतलब क्या है? चैप्टर नंबर 1 को मैं क्लास में 2 पार्ट में डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 जो बहुत बेसिक होगा, जो आपके ऑडिट के कह सकते हो कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स हैं, वो डेवलप करेगा। और उसके बाद कुछ बीच में चैप्टर्स आएंगे और काफी क्लासेस के बाद हम चैप्टर नंबर 1 का जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा हमारा पार्ट नंबर 2 उसे कवर करेंगे। स्टडी मटेरियल में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है कि चैप्टर को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन मेरी इस चैप्टर को पढ़ाने की अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्टार्ट कर रहे हैं आज हम पार्ट नंबर 1 से। फिर पार्ट नंबर 1 को पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद मैं इस चैप्टर को बीच में रोक दूंगा। बीच में बहुत सारे चैप्टर्स हम डिस्कस कर जाएंगे और काफी क्लासेस के बाद जाके मैं इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट उठाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं वो आपको तभी समझ में आएगा जब मैं पार्ट नंबर 2 पे जाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि सर ने यहां पर ऐसा क्यों किया। चलिए, चैप्टर नंबर 1 का आप टाइटल देखिए, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। 3 चीजों की बच्चे ये बात कर रहा है, एक नेचर, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा तीसरा स्कोप। देखिए ध्यान से, नेचर ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। नेचर ऑफ ऑडिट कि किस नेचर की ऑडिट हम यहां पे कवर करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको जब ऑडिट समझा रहा था मैं आपको, तो मैंने ऑडिट के साथ मैंने कई सारे ऑडिट डिस्कस करी आपके साथ। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया मैनेजमेंट ऑडिट का, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको ऑपरेशनल ऑडिट का, एक एग्जांपल दिया एनर्जी ऑडिट, एक नाम आपको बताया था एनवायरमेंटल ऑडिट। तो हमारे लिए यहां पर नेचर ऑफ ऑडिट क्या है, आप किस नेचर की ऑडिट यहां पर कवर कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिलेबस है वो सारी नेचर की ऑडिट कवर नहीं करता, वो केवल एक ही नेचर, एक ही ऑडिट यहां पे कवर करता हुआ चल रहा है, इट इज द फाइनेंशियल ऑडिट। तो नेचर ऑफ ऑडिट क्या है हमारे लिए, फाइनेंशियल ऑडिट। नेचर ऑफ ऑडिट क्या होगा बच्चे, फाइनेंशियल ऑडिट। चलिए, इसके बाद बात करते हैं स्कोप की। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, व्हाट इज कॉल्ड स्कोप, व्हाट इज कॉल्ड स्कोप। स्कोप का मतलब कवरेज, एरिया,
कि इस ऑडिट में आप क्या एग्जामिन करेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं मैनेजमेंट ऑडिट की, तो नेचर ऑफ ऑडिट क्या बनेगा वहां पर, मैनेजमेंट ऑडिट। नेचर ऑफ ऑडिट क्या बना वहां पर, मैनेजमेंट ऑडिट। वहां पर आपका स्कोप क्या होगा, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे थे आप, कि मैनेजमेंट एज पर स्टैंडर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्कोप का मतलब होता है बेसिकली कवरेज, कि आपको इस ऑडिट में क्या एग्जामिन करना होगा, एरिया ऑफ एग्जामिनेशन या एरिया ऑफ कंसर्न इस ऑडिट में क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्कोप। तो सोचिए कि फाइनेंशियल ऑडिट में आप क्या एग्जामिन करेंगे, फाइनेंशियल ऑडिट में आप क्या एग्जामिन करेंगे, जो भी आप फाइनेंशियल ऑडिट में एग्जामिन करेंगे वो इस फाइनेंशियल ऑडिट का आपका स्कोप होगा। तो स्कोप का मतलब होता है बेटा आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्जामिनेशन, कि आप किस चीज के ऊपर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे। तो यहां पर स्कोप ऑफ ऑडिट क्या निकल के आएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि यहां पर हम क्लाइंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे। जैसे कि परचेस को हम चेक करेंगे, सेल्स को हम चेक करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर इनकम है, कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंस है, कोई भी पर्टिकुलर असेट है, कोई भी पर्टिकुलर लायबिलिटी है, नोट्स टू अकाउंट्स में जो डिस्क्लोजर्स आते हैं, ऑल दीज आर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मुझे वहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना होता है। कई बार बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन आता है कि सर क्या यहां पर स्कोप के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दें क्या, क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ये इंटरचेंजेबल हैं, देन आंसर इज नो। भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैलेंस शीट ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हां बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही होंगी जो आपकी एसेट एंड लायबिलिटी से बिलोंग करती हैं। ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही होंगी आपकी इनकम और आपके एक्सपेंस से रिलेटेड। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं किसी के यहां पर फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए गया हूं, तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करूंगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के लिए भी आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही चेक करना पड़ेगा। ये बताइए अगर मैं आपको बैलेंस शीट चेक करने के लिए कहूं कि इस बैलेंस शीट को एग्जामिन करिए, तो क्या बिना असेट और लायबिलिटी को एग्जामिन किए हुए क्या आप बैलेंस शीट को एग्जामिन कर सकते हो। मैंने आपको कहा कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको एग्जामिन करिए, तो बिना एसेट्स बिना इनकम को देखे हुए, बिना एक्सपेंस को देखे हुए, बिना परचेस को देखे, बिना सेल्स को एग्जामिन किए हुए क्या आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को एग्जामिन करके आ सकते हो क्या, नहीं करके आ सकते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी अगर आप एग्जामिन करते हो तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही एग्जामिन करना होगा। और गलती से भी आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरचेंजेबल यूज नहीं करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है भाई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पर बनाए गए समरी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट क्या है, ये एक समरी स्टेटमेंट है जो कि आपकी पोजीशन की बात करता है कि आपकी पोजीशन क्या निकल के आ रही है। अगर मैं एसपीएल की बात करता हूं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी क्या है, एक समरी स्टेटमेंट है। किस चीज का, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का स्टेटमेंट है, एक फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट है जो कि बनता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। तो फाइनेंशियल ऑडिट, नेचर ऑफ ऑडिट की बात करते हैं तो भाई ऑडिट का मतलब हमारे लिए क्या रहेगा यहां पर, किस नेचर की ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट। जब बात करते हैं इस ऑडिट में स्कोप क्या होगा, क्या आपको यहां पर क्या एग्जामिन करना होगा, तो इसमें आपको एग्जामिन करना होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। इतनी बात समझ में आती है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऑडिट कराई जाती है, क्यों ऑडिट को करवाया जाता है, क्यों ऑडिट को करवाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बच्चे प्लीज आप ध्यान से आप समझना। ऑडिट करवाना, फाइनेंशियल ऑडिट क्यों करवाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करवा रहे हैं ये।
क्यों फालतू में कंपनी के ऊपर एक बर्डन डाला जा रहा है कि यार ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा, उसको लाखों रुपए की फीस का पेमेंट होता है, ऐसा क्यों? सोचिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचना जरा। आपने किसी कंपनी में, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या अडानी ग्रुप की आप कोई कंपनी ले लीजिए, आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। कैसे? आपने उसके शेयर्स को एक्वायर किया। अब जब मैंने किसी एक कंपनी में सपोज 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने किसी कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, पैसा लग गया आपका, यानी उस कंपनी में बताइए क्या आपका एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट उस कंपनी में आया नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया, 10 लाख रुपए दिए भाई साहब मैंने उस कंपनी के लिए। नाउ, क्या आप कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हो? आप कंपनी के मेंबर बन गए, मेंबर बन गए तो अब आप क्या कंपनी में जाके उनके जो डे टू डे ऑपरेशन हैं, लाइक परचेस का हो सकता है, सेल का हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है, मार्केटिंग का हो सकता है, एचआर का हो सकता है, क्या आप उनके डे टू डे ऑपरेशन में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो क्या? क्या आप उनके डे टू डे ऑपरेशंस में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो क्या? आंसर इज नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन 10 लाख रुपए तो दिए भाई साहब। अब अगर कल को कंपनी में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, इन्होंने कंपनी को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया, तो क्या आपका कंपनी में नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मेरे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है भाई कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, ये सारी बातें जानने का मुझे अधिकार है कि मैंने कंपनी में पैसा लगा रखा है। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी अपने यहां पर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी और अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड अपनी फाइनेंशियल पोजीशन उनके जरिए वो आपको बताएगी। यानी कंपनी आपको बैलेंस शीट, कंपनी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स, ये सारा सेट आपको प्रोवाइड कराएगी। अब आपके पास कंपनी की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आया हुआ है, आपके पास कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया हुआ है, लेकिन आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं तो दिखाई दिया कि यार ये तो कंपनी ने बनाया और हमको दे दिया, लेकिन किसी ने इसको एग्जामिन तो किया ही नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं या नहीं बने। हम कैसे इस बात पर विश्वास कर लें? जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताई गई हैं, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये फाइनेंशियल पोजीशन सही है या नहीं है, मैं कैसे इस बात पर विश्वास कर लूं? कैसे विश्वास कर लूं? तो ठीक है कि मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा, मैं डे टू डे एक्टिविटी में जाके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, दैट इज वाई कंपनी ने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराए, लेकिन इनको किसी ने एग्जामिन तो किया ही नहीं, यानी इनकी ऑडिट तो हुई नहीं है। कंपनी ने परचेस प्रॉपर दिखाई या नहीं दिखाई है, सेल्स प्रॉपर दिखाई या नहीं दिखाई, इनकम प्रॉपर दिखाई या नहीं दिखाई, एक्सपेंस प्रॉपर दिखाई या नहीं दिखाई, एसेट्स अपनी प्रॉपर दिखाई या नहीं दिखाई हैं, लायबिलिटीज अपनी प्रॉपर दिखाई या नहीं दिखाई, क्या इसको कोई एग्जामिन करेगा नहीं करेगा? अब सोचिए, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक सेट है जिसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं है, और एक सेट ऐसा है जिसके ऊपर एक ऑडिटर ने ऑडिट करी है और वो कह रहा है कि हाँ ये ट्रू एंड फेयर है। तो कब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक ज्यादा डिग्री ऑफ रिलायंस प्लेस कर पाएंगे? फिर आपके पास एक कंपनी की, मैंने कहा, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट है। एक है अनऑडिटेड, उसके साथ कोई ऑडिट रिपोर्ट लगी हुई नहीं है, और एक है ऑडिटेड जहां पर प्रॉपर एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ था और उसने उनको एग्जामिन करके उसके ऊपर ये अपनी ओपिनियन दी है कि हाँ ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। तो बताइए, कब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी बढ़ जाती है? अगर उनको ऑडिट कराया गया था। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिकॉज बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिनका स्टेक किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी एंटिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। भाई क्रेडिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है नहीं, गवर्नमेंट को भी तो आपसे टैक्स मिलता है ना, तो देखा जाए तो गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर हुआ। ऐसे ही बैंकर्स हैं, बैंक ने भाई साहब आपको लोन दिया हुआ है, तो बैंक का इंटरेस्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है, यूजर्स का इंटरेस्ट जो उसने अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका इंटरेस्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए यह जानना जरूरी होता है कि बताइए,
आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके लिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अनऑडिटेड दिए जाएंगे तो उनके ऊपर डिग्री ऑफ रिलायंस क्या रहेगा, वो कम रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या निकल के आया, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू इंक्रीज डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस of the intended users on the financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर यूजर का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ सके, इस पर्पस के लिए भाई साहब ऑडिट कराई जाती है। बात समझ में आ गई। तो एक कंपनी क्यों लाखों रुपए एक ऑडिटर को पे करती है, कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, बट मैंने कहा हर चीज के लॉजिक पर जाएगी, क्यों ऑडिट करवाना जरूरी होता है, क्यों ऑडिट करवाना जरूरी है। कंपनी वाले केस में तो लीगल रिक्वायरमेंट है, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है भाई साहब ऑडिट करवानी पड़ेगी आपको। तो एक्ट में भी क्यों लिखा है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑडिट का। तो ऑडिट के जरिए कहीं ना कहीं जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होता है इंटेंडेड यूजर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो बढ़ जाता है, इसलिए ऑडिट करवाना जरूरी है। देखो मैंने आज के इस लेक्चर में अभी तक आपको फाइनेंशियल ऑडिट का मीनिंग तक नहीं बताया, मैंने केवल बताया है आपको कि आपका ये ऑडिटिंग वर्ड क्या होता है, एश्योरेंस वर्ड क्या है। इसको समझाने के बाद अल्टीमेटली हम चैप्टर नंबर 1 पे आए, और चैप्टर 1 का केवल अभी टाइटल समझने का हमने अटेम्प्ट किया है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो अगर हम नेचर की बात करते हैं, द नेचर इज फाइनेंशियल ऑडिट। स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट में आपका स्कोप क्या होगा, क्या आप एग्जामिन करेंगे। तो जिसको भी आप एग्जामिन करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर, दैट इज कॉल्ड एज स्कोप। और फाइनेंशियल ऑडिट में जो आपका स्कोप होगा इट विल बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिट को क्यों करवाया जाता है। तो ऑडिट कराने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चे उम्मीद कर रहा हूं कि आज का जो लेक्चर मैंने आपको दिया है काफी चीजें क्लियर हुई होंगी आपके इस पेपर को लेकर, कि पेपर को तैयार करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट कितना मार्क्स मुझे इस पेपर में कम से कम स्कोर करना ही करना है, पेपर को मुझे कैसे पढ़ना होगा, कि मुझे कंसेप्ट पे ऊपर फोकस करना होगा, कंटेंट पे फोकस करना होगा, प्रेजेंटेशन पे मुझे फोकस करना होगा। और बिलीव मी, जो क्लास मैं आपको दे रहा हूं इसमें कंसेप्ट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कंसेप्ट एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। कंटेंट ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ हैंड रिटन नोट्स आपके पास है, उसे केवल आपको बार बार रीड करना है, बार बार रीड करना है। जितनी बार आप इसको रीड करेंगे आपके माइंड में जो कंटेंट है ना भाई साहब वो छप जाएगा, और एग्जाम में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप अपना आंसर अटेम्प्ट कर पाएंगे। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट अगर आपके पास रह जाता है तो अगली क्लास तक का आपको बच्चे वेट नहीं करना, आपको सिंपली 2 नंबर में आपको दे रहा हूं, 9650315042 एंड 8178701058। इस पर आप व्हाट्सएप के जरिए मेरे साथ आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। कॉल शायद मैं अटेंड ना कर सकूं, इनकेस कॉल अटेंड हो जाती है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बट अगर नहीं होती है, ज्यादा चांस कॉल ना अटेंड होने के होंगे, तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी आप डाल देंगे, मैसेज कर देंगे, और जितना जल्दी मुझसे बन पड़ेगा अगली क्लास से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपका डाउट रहेगा वो मैं आपका डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। बिकॉज आप जितने भी आपके डाउट्स हैं उन्हें आप बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करेंगे कि एक साथ इकट्ठा कर लेंगे सर से एक साथ पूछ लेंगे, नहीं। प्रॉब्लम अगर एक साथ आप इकट्ठी कर लोगे तो प्रॉब्लम का बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट होगा आपके लिए। तो जहां कहीं भी किसी भी लेक्चर में जिस भी टॉपिक पे डाउट है आप व्हाट्सएप के जरिए ट्राई तो करिए कि आप लाइव सेशन में ही अपने इन डाउट्स को मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे। इनकेस अगर नहीं कर पाते, कोई नेटवर्क इशू है या आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते लाइव सेशन के अंदर, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर बाद में हम पूछ लेंगे, तो उस केस में आप क्लास सेशन खत्म हो जाने के बाद अगले सेशन शुरू होने से पहले बीच में कहीं पर भी मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, मैं अगली क्लास से पहले डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। तो आज के इस क्लास को बेटा यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में,
जहां पर हम अल्टीमेटली चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, चैप्टर 1 अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। ये केवल आपका एक कह सकते हो कि एक वो लेक्चर था जो आपके आपके फाउंडेशन को डेवलप करने के लिए जरूरी था। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर।